दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज देश के अंदर कैसा माहौल है। अराजकता जैसा, भ्रष्टाचार, जाति पाति धर्म के नाम पर बांटने का काम हो रहा है। और हम सब ये भी जानते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है। ये है हमारे पॉलिटिशियन, नेता लोग, जिनको हम लोग खुद चुनते हैं। ये कैसे बांटने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में एक कवि ने क्या खूबसूरत लाइनें लिखी हैं। बिक रहा है पानी, डर है पवन बिक ना जाए। बिक रही है धरती, डर है गगन बिक ना जाए। अब तो चांद पे बिकने लगी है जमीन, डर है सूरज की तपन बिक ना जाए। अब तो रिश्वत लेने लगे हैं अफसरान और हुक्मरान, डर है कि ये वतन बिक ना जाए। सुना है अब तो सांसद भी बिकने लगे हैं, डर है कहीं सांसद भवन बिक ना जाए। आदमी जब मरा तो मुंह खुला रहा, मुर्दा डरता था कि कहीं कफन बिक ना जाए। जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है। बिल्कुल सही लिखा है उस कवि ने। आप जानते हैं साल 2022 जो पंजाब की विधानसभा के इलेक्शन के दौर से गुजरा। अप्रैल में नई सरकार बनी। उससे पहले थोड़ा पीछे चलें। चुनावी रैलियों के माहौल को थोड़ा याद करें तो एक बदलाव की बात हमेशा होती रही थी और हम सब लोग चाहते भी थे कि ऐसा बदलाव मिले कि हमें एक ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन मिले, ताकि हमारे कानूनी हक हमें बिना असुविधा के मिल सकें। और ये कौन कर सकता है? ये सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए अफसर लोग। और कौन करा सकता है? सरकार में बैठे हमारे नुमाइंदे, हमारे चुने हुए विधायक, सांसद। कम से कम मुझे जहाँ भी चुनावी रैली के दौरान, डिबेट के दौरान बोलने का मौका मिला, मैंने हमेशा ये सवाल पूछा, क्या आप हमें एक ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन देंगे, ताकि आम आदमी को उसके कानूनन हक बिना किसी असुविधा के मिल सकें। क्या वो बदलाव मिला हमें? इसी मुद्दे पर साथ ही अगर ये चर्चा की जाए कि आखिर आम जनता को एक चुने हुए नेता के पास क्यों जाना पड़ता है? नेता तो यही चाहता है कि लोग उसके पास आएं, उनसे ही प्रॉब्लम अपनी कहें कि क्या समस्या है, और आगे उसकी मर्जी पे रह जाए। और इसी चक्कर में हम लोग चक्कर पे चक्कर लगाते, घन चक्कर से बने रह जाते थे,
रह जाते हैं। और यही पहले सरकारी दफ्तरों में होता था। फ़र्क कितना हो गया, पहले सरकारी दफ्तरों में चक्कर, अब इन नेताओं के पास चक्कर। आप किसी नेता के यहाँ चले जाओ तो उनका टाइम फिक्स है, उनकी सुविधा के अनुसार, हमारी सुविधा के अनुसार नहीं। फिर वहाँ देखेंगे एक लंबी लाइन है, कतार है, आपको बारी का इंतजार करना है, आपको काम छोड़ के जाना है, नौकरीशुदा है तो एक छुट्टी लेके जाएंगे, मुलाकात हो पाएगी या ये कह दिया जाएगा आज के लिए मुलाकात का समय ख़त्म। तो क्या फ़र्क रहा दोनों में? पहले सरकारी दफ्तरों में हम लोगों के साथ ऐसा होता था, अब नेताओं के पास ऐसा होता है। तो अब बात करते हैं कि सरकारी दफ्तर के अफसर क्या करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अनरिटन हिस्ट्री की बात करते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो लंबी बात में नहीं जाएंगे, तो 3 सोसाइटी के वर्ग ने बैठ के डिसाइड किया बारी बारी से, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्राह्मण लोग, कि देश को हम लोग ही चला सकते हैं, हम ही चलाएंगे। तो देश चलना शुरू हुआ। तो पॉलिटिशियंस जो सत्ता में थे उन्होंने ये देखा कि हम कुछ भी काम कहते हैं अफसरशाही को, तो अफसरशाही जो है वो उस पे कानून लिख देती है कि कानून ये कहता है, इसलिए ये काम नहीं हो सकता या हो सकता है। तो एक समस्या बड़ी गंभीर सी खड़ी हो गई पॉलिटिशियंस के सामने। तो उन्होंने क्या किया कि अफसरशाही को अपने साथ मिला लिया। उसके 3 फायदे अफसरों को भी दिखे। एक, अपनी मर्जी की पोस्टिंग, यानी कि अपनी मर्जी का स्टेशन जहां वो पोस्टिंग चाहते हैं, प्रमोशन। तीसरा, जो पॉलिटिशियन करते हैं वो वही उनका भी हो गया। तो अब देश ये 4 लोग चला रहे हैं और देश की क्या हालत है हम सबके सामने है। आम आदमी पार्टी से अभी तक 10 महीने के अंदर कुछ ऐसा खास बदलाव नज़र नहीं आ रहा कि ये पहली सरकारों से कुछ अलग सा कर रहे हों। सिलसिला है एक पुराने नेताओं के अगेंस्ट केसेस का, विजिलेंस के छापों का, वो चल रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, कुछ महीने पहले आप संयोजक केजरीवाल ने, जो चीफ मिनिस्टर भी हैं दिल्ली के, विधानसभा में अपने विधायकों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि अगर आप 3 से 4 महीने जेल में जाने को तैयार हो तो आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। तो क्या ये संदेश कांग्रेस के वो सब विधायक मंत्री जो आज विजिलेंस नेट में हैं करप्शन के केसेस में, उनके लिए भी ये संदेश नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल यही है। सबको मालूम है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, अक्सर ये देखा गया कि ऐसे हर एक सिस्टम से, करप्शन के चार्जेस से ये बरी हो जाते हैं। एक हरासमेंट है, ये सब नेता लोग भी समझते हैं। बहुत कम लोग
ऐसे नेट में आ जाते हैं जो फंस जाते हैं, नहीं तो एक प्रोसेस है। ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान में जो प्रोसेस है वो पनिशमेंट है। एक आम आदमी इसको नहीं टॉलरेट कर पाता, पैसे की वजह से, टाइम की वजह से, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी की लड़ाई में बिजी होता है। इन लोगों के लिए वो भी जो बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, ये भी दिक्कत नहीं कोई खास है। अफसरशाही क्यों इनसे मिली, आपके सामने है। तो ये अब उसी सिस्टम से, उसी ढर्रे से पंजाब तो एटलीस्ट चल रहा है। आम आदमी पार्टी इस बात का जश्न मना रही है कि जो वोटर्स की एक हवा थी वो हमारे पक्ष में थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार से जनता बहुत दुखी थी, आम आदमी बहुत दुखी था, और ये वेव जो थी ये कांग्रेस के अगेंस्ट थी, ना कि आम आदमी पार्टी की फेवर में थी। आम आदमी पार्टी की फेवर में तभी हुई क्योंकि कांग्रेस के लोग खिलाफ थे, वेव उनके अगेंस्ट थी। जहाँ तक अभी तक के चुनावी वायदों का सवाल है, वो अर्थमेटिक जो इन लोगों ने दिया था, खास करके आप संयोजक केजरीवाल जी ने, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। इसमें 2 मुद्दे खास तौर पे याद रखने वाले हैं कि 20,000 करोड़ रुपया जो रिश्वत ठेकेदार लोग देते हैं वो बचेगा। 24,000 करोड़ रुपया जो हमारे सत्ता में आते ही सैंड माफिया का वो बंद हो जाएगा, और हमारे हाथ में उसी समय सत्ता में आते ही 44,000 करोड़ रुपया हो जाएगा, जिससे हम आसानी से चुनावी वायदे पूरे कर सकते हैं। लेकिन अब तक वो 40,000 करोड़ कहाँ है, हर एक आम बंदे की समझ से बाहर है। उल्टा ये हो गया कि 3 लाख करोड़ का कर्ज जो पंजाब के ऊपर पहले से था, 9 महीने में आम आदमी पार्टी सरकार ने 30,000 करोड़ का कर्ज और ले लिया। चुनावी वायदे तो खास करके अगर देखा जाए तो जो 1,000 का महीना 18 साल से ऊपर की हर महिला को दिया जाना है, वो एक बहुत बड़ी रकम बनती है। उसको पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। और इसके अलावा अब जो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन योजना की बात की जा रही है, वो भी एक काफ़ी हद तक तो मुश्किल है। और इसके बाद अभी तक भी चुनावी वो रेवड़ियाँ जो बांटी गई थी पूरी नहीं हुई, और जो घोषणाएं हो रही हैं अभी तेलंगाना में केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान जो वहाँ की रैली में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बुलाई थी उसमें मौजूद थे, और केसीआर यानी चंद्रशेखर राव जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, उन्होंने वहाँ घोषणा की थी कि तेलंगाना स्टेट के हर एक नागरिक की आँखों की जांच मुफ्त होगी, दवाइयाँ ज़रूरत होंगी तो मुफ्त में दी जाएंगी, और अगर किसी को चश्मे की ज़रूरत होगी वो भी मुफ्त में प्रोवाइड कराया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से।
हमारे ये दो आप आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और भगवंत मान से बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए और उन्होंने वहीं पे ही घोषणा कर दी कि दिल्ली में और पंजाब में भी ये योजना लागू की जाएगी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे सामने है। डेवलपमेंट का काम अभी शुरू होना है। कुछ विजिबल कहीं हुआ होगा स्टेट में, कहीं तो कुछ विजिबल दिखेगा अभी, तो सामने आएगा, उस पर तबसरा करेंगे। हमें जो जिससे हमने शुरुआत की बात की, चर्चा की कि क्या हमें वो ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन मिल पाया है। अगर राजपुरा में ख़ास तौर पे अपने शहर की भी बात करें, चर्चा करें, तो अभी तो कोऑर्डिनेटर बनाने का काम शुरू हो गया है। उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आम जनता को किस लिए, किस काम के लिए उनके पास जाना है, किसी को नहीं मालूम। तो अभी वो सिलसिला शुरू हुआ है। हमारी दुआ यही रहेगी, इच्छा यही रहेगी कि सरकार कामयाब हो। नहीं रहेगी तो अब जनता फिर से विकल्प के बारे में सोचेगी। पहले कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा गठबंधन दो विकल्प थे। तीसरा मिला था जिसे जनता ने वेलकम किया, उनका स्वागत किया, चाहे कांग्रेस से दुखी होकर किया। तो अब जनता के सामने ये सवाल जरूर खड़ा हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद 4 साढ़े 4 साल बाद, कि अब कौन। लेकिन ये जो नेता लोग हैं अपने देश के, पंजाब के, इनको एक बात में बहुत महारत हासिल है कि दूसरी बात कि अब ये जो कहते हैं ना कि लड़ाई जो है मैदान में नहीं, मीडिया से चल रही है, मीडिया पे जारी है। तो सोशल मीडिया वैसे ही बहुत अब एक स्ट्रॉन्ग वो बन गया है। तो इनको महारत भी हासिल है कि कैसे लुभावने वायदे करने हैं। फिर से जनता को भी लगता है, क्योंकि जनता की याददाश्त भी थोड़ा कम होती है इस बारे में। मीडिया अपना कलाकारी दिखाता है, तो फिर से ये आएंगे वही पुराना वो वादों के रूप में गीत ही कह लो। कभी हम भी मिले थे जमुना किनारे, नाम हमारे थे नेता और वोटर। तो ऐसा कुछ गाएंगे, हमें लुभाएंगे, हम फिर बहक जाएंगे। तो क्या ज़रूरत है, आज किस बात की ख़ास तौर पे ज़रूरत है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, इनसे सवाल नहीं पूछते, डरते हैं, सवाल पूछने से डरते हैं हम लोग। जो मिडिल क्लास से ऊपर का वर्ग है उसको किसी लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। आज उसकी जेब में पैसा है, उसकी जेब में सिफारिश है। मिडिल क्लास अनऑर्गेनाइज्ड है। मिडिल क्लास से नीचे का पिस रहा है, बोल नहीं सकता, क्योंकि रोजी रोटी में बंधा हुआ है। उसको ये नहीं पता होता कि मैं आज नौकरी में हूँ, कल हूँगा या नहीं, या रोटी मिल रही है,
कल का भरोसा नहीं है। वो उसकी लड़ाई लड़ रहा है और इसका फ़ायदा ये नेता लोग उठाते हैं। फिर भी मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जैसे हम लोग रोज़ सुबह उठ के रोज़ी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, हमारे लिए इनसे सवाल पूछना भी एक अपने आप में संघर्ष है। तो देशवासियों को, खास करके पंजाबियों को, राजपुरा वालों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इकट्ठे हो। कोई भी कानून हक के लिए जायज़ लड़ाई है, वो मिल के लड़ो। नहीं तो आज अगर मेरी बारी है तो कल को आपकी बारी है। तो 4 लाइनें एक बहुत अच्छी कही हैं किसी कवि ने, मेरा घर जलते देखने वाले, ये छप्पर तो फूस का है, पीछे तेरे तेज हवा है, आगे मुकद्दर तेरा है। मेरे कत्ल पे तू भी चुप था, अगला नंबर तेरा है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप हूँ, अगला नंबर मेरा है। इन्हीं शब्दों के साथ, एक उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। विनोद कुमार, न्यूज़ परिवर्तन 24 से। शब्बा खैर।